Hello friends, we are here with our physics part of class 9th and we are here with our first chapter which is motion. The first thing that comes in our mind after seeing that heading, that motion, that what is motion? Motion is a relative term. We cannot define motion independently. मतलब कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, हम लोग मोशन की डिफिनेशन ये इंडिपेंडेंटली नहीं दे सकते. अगर इस बुक में हम आते हैं तो मोशन की डिफिनेशन दी हुई है, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजिंग कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट. ये जो वर्ड है रेफरेंस पॉइंट, इसे हमें गौर करना है. ये जो वर्ड रेफरेंस पॉइंट है ये सबसे ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि मोशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट सबसे जरूरी है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, तो मोशन को हम मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं वो हम तभी पता लगाएंगे जब कोई हम दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट लेंगे. और वो जनरली रेफरेंस पॉइंट हम रेस्ट में ही लेते हैं. जनरली अभी आप क्लास 9th में तो रेस्ट में ही लेना है आपको. तो जैसे कि एग्जाम्पल में आते हैं हम, तो यहाँ दिया है व्हेन द पोजीशन ऑफ ए कार चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउसेज एंड ट्रीज वी से दैट कार इज मूविंग विद द कार इज इन मोशन. तो हम लोग जैसे कि इसमें तो कार का एग्जांपल दिया है, तो और जैसे हम लोग पहले समझ लें कि कोई अगर बॉडी मोशन में होगा तो जो हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो वो उसके टाइम के रिस्पेक्ट में वो दोनों रेफरेंस पॉइंट और जो बॉडी हमको डिटरमाइन करना है कि मोशन में या रेस्ट में, उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा. जैसे कि हम इसके अगले पेज में आते हैं. यहाँ एक एग्जाम्पल लेके दिखाया गया है, एक ट्री का और एक हाउस और एक कार का. तो यहाँ ट्री और हाउस को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ट्री और हाउस, और उसे रेफरेंस पॉइंट लिया गया है. और हमें ये मतलब यहाँ पे कार को डिटरमाइन करना था, ये कार रेस्ट में या मोशन में. तो एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे एक हाउस के सामने एक कार आती है, तो उसे मतलब जो हाउस के सामने ठीक सामने वहां पे एक पॉइंट ए रखा गया, मतलब एक पॉइंट को ए माना गया, और उससे थोड़ी दूर, हाउस से थोड़ी दूर एक पॉइंट को बी माना गया. और यहाँ पे हाउस के सामने एक आदमी खड़ा है, मान लीजिए, यहाँ तो दिया नहीं है लेकिन हाँ मान लीजिए कि आप खड़े हैं और आपको पता लगाना है कि वो मोशन में है या नहीं, और मोशन के डिफिनेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि है कि मतलब ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ हाउस और ट्री को हम मानेंगे. और जैसे कि यहाँ पे ए पोजीशन पे कार है और जैसे ही कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कार पोजीशन बी पे चली गई, तो हाउस से पोजीशन ए का डिस्टेंस अलग होगा, हाउस से पोजीशन बी का डिस्टेंस अलग होगा. तो ये मतलब हाउस को हम रेफरेंस पॉइंट माने, तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस कार का डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कार मोशन में. और आगे यहाँ बताया गया है कि इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट can be observed easily. If a body moves very slow, then it's become difficult to observe its motion immediately. ये यही बताया गया कि अगर कोई बॉडी तेज से चल रही है, if moved fairly fast का मतलब होता है कि मतलब एक सीमित गति से, मतलब कुछ ज्यादा नहीं, मतलब एक सीमित गति से, जैसे कि कार है या फिर 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर आवर, 50 किलोमीटर पर, तो ये एक सीमित गति मानी जाती है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं, उसे देख सकते हैं, मतलब उसका हम लोग मोशन, मतलब उसका हम लोग पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो जा रही है 200 किलोमीटर प्रति घंटे से या 300 किलोमीटर प्रति घंटे से, जो कि हम पता ही नहीं लगा पाए कि अगले टाइम वो कहाँ पहुंच गई. मतलब वही, मतलब वो बहुत ज्यादा जो वेरी फास्ट जो जाती है, तो उसका करना काफी स्लो, मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाता है. या फिर कोई बॉडी मूव्स वेरी स्लोली, या फिर कोई बॉडी मान लीजिए बहुत ही स्लो जा रही है, बहुत ही स्लो जा रही है, तो थोड़ा उसको भी करना. मतलब इसमें एग्जांपल देके बताया है कि फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच हैज 3 हैंड्स, अ सेकंड हैंड, अ मिनट हैंड एंड अ आवर्स हैंड. रिस्ट वॉच लें या फिर वॉल वॉच लें हम, तो उसमें 3 हैंड होते हैं, सब जानते हैं. एक सेकंड की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, एक आवर की सुई होती है, विच मूव अराउंड द राउंड डायल ऑफ द वॉच, जो कि घूमते रहती है. द सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच मूव क्वाइट फास्ट. तो सेकंड हैंड जो है सो हमेशा चलते रहता है, तो हमें पता चलते रहता है कि वो हमेशा मोशन में, क्योंकि उसका हमेशा पोजीशन चेंज होते रहता है. मान लीजिए कि घड़ी में हम जो 12 बजते हैं, मतलब 12 जो लिखा रहता है, उसको रेफरेंस पॉइंट माने, तो 12 पे है, मान लीजिए सेकंड का क्लॉक 12 पे है, तो फिर थोड़ी देर बाद वो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, तो वो 12 से उसका जो डिस्टेंस है, जो रेफरेंस पॉइंट है, उससे तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे. तो इससे हम लोग इजिली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेकंड वाला हैंड है
वो मोशन में है। अब हम जहां पे आते हैं मिनट वाले हैंड की, तो वो भी करता है मूव, बट एक्सपेक्टली उससे स्लो करता है, मतलब सेकंड वाले से थोड़ा स्लो करता है। तो उसे थोड़ा हम लोग कर पाते हैं कि वो मोशन में है, बट थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और आवर की बात करें तो वो मिनट आवर वाला हैंड तो मतलब बहुत ही स्लो करता है। वो तो जब पूरा 1 घंटा हो जाता है तब थोड़ा सा वो डिस्प्लेस करता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसे करना। तो ये सब जानने की बातें हैं, सब पे ज्यादा है, फिर भी ध्यान अगर समझना है तो और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मुझे एक एग्जाम्पल यहाँ देना ये पड़े, मतलब ये ज्यादातर लोग पूछते हैं, मतलब आप भी स्कूल में जाओगे, क्लास में जाओगे, तो ये टीचर आपसे, मेरे जब मैं था क्लास में तो जरूर पूछते थे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है ट्रेन में बैठा हुआ है और उसके सामने है कोई बंदा बैठा हुआ, ठीक है। तो वो जो बंदा है, मान लीजिए 2 बंदे हैं, और अगर कोई पूछे हमसे कि वो बंदा जो है सो मोशन में है या रेस्ट में है, तो पहले तो ये डायरेक्ट हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं वो मोशन में या रेस्ट में। हमें सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में। मान लीजिए कोई टीचर आपसे पूछता है कि कोई ट्रेन से जा रहा है, वो बंदा बैठा हुआ है, तो किसके रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए नहीं पूछता है तो आप खुद ऐसे बता दें, जैसे कि आप बोलें कि वो जब ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो जो उसके फेलो पैसेंजर्स हैं जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहा है, उनके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, क्योंकि वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उसी कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं, और उस कंपार्टमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं वो उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन के साथ जा रहे हैं। तो उस जो उसके सामने बैठा हुआ है बंदा, वो और उसके बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो तो साथ ही साथ जा रहे हैं, जो है डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है। तो वो उस बंदे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, लेकिन रेस्ट में। लेकिन अगर कोई हम बाहरी चीज लेते हैं, या फिर जैसे कि बाहर की कोई ट्री ले लेते हैं, जो ट्रेन से हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो काफी ज्यादा रेलवे लाइन के आसपास तो ट्रीज भी लगे ही रहते हैं, उससे अगर हम ले लें, या फिर हम बाहर खड़े हैं और उसे देख रहे हैं अंदर बैठे हुए, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा, क्योंकि मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्योंकि मेरे सामने ट्रेन आई तो डिस्टेंस थोड़ा नजदीक था, फिर ट्रेन चली गई तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वो जाता जा रहा है और मेरे उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो वो मोशन में। तो ये काफी ज्यादा क्लियर एग्जाम्पल हो सकता है किसी को समझाने के लिए, या फिर ये एग्जाम्पल ज्यादातर टीचर्स भी पूछते हैं। तो ये रेस्ट ऑन मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर उस बॉडी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो वो मोशन में होगी, और नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में होगी। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक, जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग 9th क्लास पढ़ना शुरू किए हैं, और ये 9th क्लास से 9, 10th, 11, 12 ये लगभग इंटरकनेक्टेड क्लास है। और अगर आपको 11, 12 या 10th में अच्छा करना है तो 9th और 10th को बेस माना जाता है, तो 9th और 10th आपका मजबूत होना जरूरी है। तो हम लोग आते हैं यहाँ अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है इस बुक में डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। तो जो डिस्टेंस होता है, कहने का मतलब ये कि जो डिस्टेंस होता है किसी भी बॉडी का ट्रेवल के द्वारा किया हुआ, वो होता है कि वो कितनी दूर चली, और ये डायरेक्शन से रिस्पेक्टिव होता है। मतलब कि जैसे कि कोई यहाँ से गाड़ी चली, मान लीजिए हाजीपुर से कोई गाड़ी पटना के लिए चली, तो हाजीपुर से अगर कोई गाड़ी पटना के लिए चली, तो वो यहाँ से चली, अपना चल रही है, और हाजीपुर और पटना के बीच का हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि हाजीपुर से पटना के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, जो भी है। तो जैसे कि यहाँ से कोई गाड़ी चली और वो पटना जाके रुकी, तो उसमें बीच में वो किधर घूमी, ईस्ट की, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वो अपना जो रास्ता है वो अपना फॉलो की, या फिर कोई और भी रास्ता है वो फॉलो की, मतलब अपना जावा के रुकी। और जो उस वक्त जब ये हाजीपुर से चली और वो जब पटना पहुंची, उसके बीच में जो उसका मतलब मीटर होता है जो कि डिस्टेंस नापता है, वो जिसे हम लोग जनरल टर्म में ओडोमीटर कहते हैं। तो गाड़ी में 2 चीज होते हैं, एक स्पीडोमीटर, एक ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को मेजर करता है, जो ओडोमीटर होता है सो हमारे डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मेजर करता है। तो वही, तो जो हाजीपुर में थी वहां पे अगर आप नोट करते हैं कि आपका ऑडोमीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है, और जो पटना आप पहुंच गए तब वो आप देखेंगे कि ऑडोमीटर क्या निकाला है, तो सिंपली जो दोनों को डिवाइड करें, दोनों का बीच का जो डिफरेंस आएगा वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। और ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में गए, किधर गए, नहीं गए, बस आप टोटल कितना ट्रैवल किए, टोटल कितना दूरी ट्रैवल किए, वही आपको बताएगा। यहाँ पे एक पिक्चर देके समझाया गया कि एक आदमी ए से बी गया, ए से बी गया और बी से फिर सी आया।
तो इसने ए से बी 5 किलोमीटर है और बी से सी 3 किलोमीटर है, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 8 किलोमीटर हो गया। 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर हो गया। ये अभी डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अब हम लोग डिस्टेंस समझ रहे हैं, आएंगे हम डिस्प्लेसमेंट पे। तो वही हुआ एक्चुअल पाथ, मतलब कितना दूरी तय किया। सिंपल है, डिस्टेंस बहुत ही आसान है, कितना दूरी तय किया वो होता है डिस्टेंस। और इसी तरह यह डिस्टेंस थी। और अब लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन इस बुक में दिया है, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर द डिस्टेंस ट्रेवल रेफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ, व्हेयरएज डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। कहने का मतलब कि व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो हम लोग ये तो समझ ही चुके हैं कि जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है तो जो एक्चुअल लेंथ है दोनों के बीच का वो डिस्टेंस होता है। और एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग का चेंज भी हो सकता है। जैसे कि हम हाजीपुर से पटना जाना है तो हमको मान लीजिए शॉर्टकट ले लिए, तो जरूरी नहीं है कि 20 किलोमीटर, शॉर्टकट से हम 10 किलोमीटर में पहुंच सकते हैं, 5 किलोमीटर में पहुंच सकते हैं। तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब कि पाथ के लेंथ पे डिपेंड करता है, सॉरी पाथ पे नहीं, पाथ के लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जो छोटा पाथ लेंगे डिस्टेंस कम होगा, बड़ा पाथ लेंगे डिस्टेंस ज्यादा होगा। Whereas displacement, जबकि displacement refers to the straight line path between the initial and the final position. A straight line path बोले तो सबसे shortest path, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो जरूरी है, मतलब है ही कि वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। शॉर्टेस्ट का क्या मतलब, सबसे छोटा दोनों के बीच की दूरी क्या सीधे हो सकते हैं। कोई भी पॉइंट हम लोग करते हैं तो दोनों के बीच की सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तो सीधे होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि हम कोई पॉइंट ए लिए और कोई पॉइंट सी लिए, होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम ए से अगर सी हमको जाना है तो हम लोग ऐसे 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 भी जा सकते हैं सी, और ऐसे 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 भी जा सकते हैं सी, ठीक है। तो ये हम लोग जो जाएंगे, ये मान लीजिए ये हुआ 5 किलोमीटर हो गया, यहां से गया तो हम लोग 7 किलोमीटर चलना पड़ा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। तो ए से बी अगर इस पाथ से जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा 5 किलोमीटर, इस पाथ से जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा 7 किलोमीटर। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट लेंथ। तो जो ए और सी का सबसे मतलब कम दूरी है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है ए और पॉइंट सी के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। किसी भी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये ए और सी को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन का जो मेजर होगा वो ऑलवेज डिस्टेंस से कम ही होगा। तो यहाँ पे ये 4 किलोमीटर मान लेते हैं, होगा ही कम ही होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। तो ये 5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का वो 4 किलोमीटर ही होगा, 4 किलोमीटर ही होगा। बट डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा, सो यहाँ ऐसे 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 जाओ या घूम के भी आएंगे तो ये मान लीजिए 10 किलोमीटर भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 5 भी होगा, 7 ही होगा, 10 भी हो सकता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 4 किलोमीटर ही होगा। तो वही इसमें चीज यहाँ पे बताई गई है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। तो यहाँ दिया व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर द shortest the straight line distance from one point to another point, distance between the initial and the final position of the body along with the direction is known as displacement। और इसे हम लोग डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन भी कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में। तो यही है। तो यहाँ आगे बताया गया कि द क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज एक नया टर्म आ रहा है, यह सब आपको अभी कम ही पढ़ना है। आगे जाइएगा 11th में तो इसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर ही है। तो अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस फिजिकल मतलब कि क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स, क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स से तो क्लियर ही हो गया कि क्वांटिटी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज हम लोग यूज करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम वगैरह वगैरह, वर्क डन, पावर वावर, सब मतलब फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जो भी टर्म हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, जो भी क्वांटिटीज यूज करते हैं किसी को चीज को मेजर करने के लिए, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो यहां बताया गया है कि जिस
फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ वैल्यू होता है, सिर्फ साइज होता है कि वो कितनी बड़ी है, या फिर जिस भी चीज में उसका मेजर कर रहे हैं वो कितना बड़ा है, मतलब कितना उसका इफेक्ट होगा, ज्यादा इफेक्ट होगा, कम इफेक्ट होगा, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं रहता है। और ऑन अदर हैंड अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जो कि डायरेक्शन भी हो जिसके पास, और जिसके पास हमारे मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही। कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो ये जान लीजिए कि उसके पास मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, डायरेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो ये जो यहाँ पे स्केलर वेक्टर को डिफाइन किया गया है, ये ठीक है, ये आपको बस रिमेम्बर करने लायक है कि जिस क्वांटिटी के पास डिस्टेंस डायरेक्शन होगा, सॉरी डायरेक्शन होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा स्केलर क्वांटिटी। बस आपको इतना ही 9th क्लास के सिलेबस में आपको इतना ही आएगा। व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर आता है तो आप ये लिखेंगे, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज इन स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में आप डिस्टेंस डाल सकते हैं क्योंकि आपको इसमें पढ़ना है डिस्टेंस, तो बस एक ही डालिएगा, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं गया और पढ़ना भी नहीं है 9th में। आपको ये 10th 11th या 12th में पढ़ना है अच्छे से, तो इसको आप इतना ही जानिए। और अगर वेक्टर को सीधा आता है तो भी 1 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आएगा 9th में। और व्हाट इज वेक्टर अगर आता है तो आप लिख सकते हैं द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और एग्जांपल में आप डिस्प्लेसमेंट डाल सकते हैं। और यहाँ अगले पॉइंट में बताया गया है। और फिर हम लोग स्केलर वेक्टर को हम लोग अगले क्लास में जब भी इसके लिए अलग से क्लास रखेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्केलर वेक्टर बहुत ही अच्छी चीज है और ये एक तरह से बेस माना जाता है हायर फिजिक्स का, वेक्टर स्केलर भी। और वेक्टर तो खैर अपने में ग्रंथि टाइप का है, काफी बड़ा है, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगले पॉइंट में बताया गया कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और बस इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वो हम लोग शॉर्टेस्ट लेंथ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरफ है। 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ए और सी के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, वो है। और आगे आपके लाइन में ये बताया भी गया, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार ट्रेवल्स ऑफ 50 किलोमीटर द एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो अगर कहीं दिया हुआ है आपको कि कार 50 किलोमीटर, सीधा पूछता है 50 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, इसमें यह मुझे नहीं पता है कि 50 किलोमीटर किधर गया, इतना पता है 50 किलोमीटर गया है, तो बस ये डिस्टेंस हो जाएगा। 50 किलोमीटर गया, 60, 70, 80, एक कार ट्रैवल 90 किलोमीटर मीन्स क्या, 90 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बात खत्म। उससे ज्यादा वहां कुछ नहीं पता चल रहा है, वो जो लिखा हुआ है। और अगर कोई इसमें बताया कि अगर लेट किया है कि इफ द कार इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन द ईस्ट डायरेक्शन, कोई कार है स्ट्रेट लाइन जा रहा है इस डायरेक्शन में और एनी अदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, द एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर टुवर्ड इट्स इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर लिख देता है 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कहने का मतलब 50 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन यहां डिनोट कर दिया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का कांस्टेंट ही होगा और डिस्टेंस अगर हम उसी पाथ पे आ गए तो कह सकते हैं कि 50 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट का सेम हो सकता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कौन सा पाथ ले रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहे हैं, उसी पे चले जाएं, क्या दिक्कत है, उसी पे चले जाएं और शॉर्टकट ही पड़ेगा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, इसमें कोई बहस नहीं है। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं इस फिगर में जहां पे कि हम लोग ने ए और सी के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट किया था 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो हम लोग ने सीखा है कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि ए और सी के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन से हम कोई पाथ ज्वाइन करेंगे तो यही होगा, ए सी यही पाथ होगा। तो ये एसी का लेंथ यहाँ 4 किलोमीटर, तो ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर और डिस्टेंस इस फिगर के अकॉर्डिंग 5 + 3 दैट इज 8 किलोमीटर। तो हो गया, इस फिगर को हम लोग ने समझ लिया। अब आगे आते हैं। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो कि हम लोग को काफी गौर करने वाली है, ये लाइन जो मैं पढ़ने जा रहा हूं अभी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा। ये बात आप नोट कर लो कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ही करेगा, क्योंकि वो चल रहा है, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इनिशियल पोजीशन से वो निकला, थोड़ा भी निकला तो डिस्टेंस ट्रैवल किया, करेगा, एकदम करेगा।
तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी हम ये कह दें कि मूविंग बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, कोई मूविंग बॉडी चल रहा है उसका डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है, ये पॉसिबल नहीं है, जीरो हो ही नहीं सकता है। वो डिस्टेंस ट्रेवल किया ही किया, वो मूव किया मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया, मूव किया मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस ये बात है। तो मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता। बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये हमने अभी एक छोटा सा एक केस कंसीडर किया कि ए और सी एक ही पॉइंट कंसीडर किया है और बस एक ही पाथ लिया, मतलब ऐसे ही सिर्फ ले लिया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर हम कोई और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो होता है बॉडी का वो जीरो हो सकता है। एक बात याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है सो तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब इनिशियल पहले वो कहाँ था और फाइनल लास्ट में वो कहाँ, ये मतलब इसी पे डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, यहाँ पे वही चीज बताया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कोई भी मूविंग बॉडी ट्रेवल करेगा तो वो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो मूविंग बॉडी है, वो चल रहा है, वो ट्रेवल करेगा ही करेगा, वो मोशन में आएगा, कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही, चाहे वो घूम फिर के वहीं आ जाए जहां से चला था, बट डिस्टेंस ट्रेवल उसका, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि डिस्टेंस ट्रेवल वही होता है जो मतलब एक्चुअल लेंथ वो कितना कवर किया, चाहे वो किधर भी घुमाओ बट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब ये आप नोट कर लो कि डिस्टेंस कोई भी अगर मूविंग बॉडी है चल रहा है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही रहा है, उसका कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल जीरो नहीं होता है। डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी, कभी नहीं होगा। और यहाँ पे भी बताया कि डिस्प्लेसमेंट बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखते हैं। जैसे कि ये है कोई बॉडी ए पे था, ए से पहले वो 5 किलोमीटर बी की तरफ गया, ठीक है, बी की तरफ गया वो 5 किलोमीटर, ठीक है, बी पे आ गया। फिर बी से वो 3 किलोमीटर सी की तरफ गया, जो कि सी इधर है, ए बी सी आपको पॉइंट दिख रहा होगा, तो सी इधर है, 3 किलोमीटर ये सी की तरफ आया। उसके बाद सी से फिर ये वापस ए की तरफ चला गया 4 किलोमीटर, यानी अब वो फाइनली ए पे है, ए से चला था ए पे है, ए से चला था ए पे है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल तो जितना चला उतना टोटल जोड़ देंगे, 5 + 3 + 4, क्योंकि जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल सिर्फ लेंथ जो पाथ पे चला है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इससे हम ये मतलब नहीं है कि वो कहाँ है अभी नहीं है, बस कितना चला, बात खत्म। तो 5 + 3 + 4, 5 3 8 4 12 किलोमीटर हम लोग का होगा 12 किलोमीटर। 5 + 3 + 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ओके, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट पे हम देख रहे हैं कि ए से चला है, बी गया है, सी गया है, फिर वापस ए आ गया है, मतलब फाइनली अभी ए पे है, फाइनली वो अभी ए पे है, ए से चला था ए पे। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वो किया कहाँ, ए से चला ए पे चला गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, तो यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लाइन होता है जो ज्वाइन करता है वही डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। और यहाँ तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो एक ही पॉइंट को मतलब किससे ज्वाइन करना है, वही पॉइंट ही है, तो ज्वाइन तुम करेंगे नहीं, कुछ लेंथ ही नहीं होगा उस लाइन का, जोड़ेंगे किससे, क्योंकि वही पॉइंट है ना। तो यहाँ पे इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं आ गया। तो इस फिगर में, इसलिए इस क्वेश्चन में इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए पे है, तो जीरो हो गया। ठीक है, आते हैं हम दूसरे फिगर में, जहां पे कि ये बताया गया एक सर्कल का एग्जांपल देके। सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे एक बॉडी है जो कि ए पे है, ए पे है, चल रही है, सर्कल के लॉन्ग चली, सर्कल आप लोग जानते होंगे, सर्कल के लॉन्ग चली और फिर यहाँ पे ए पे आ गई। ठीक है, ए से चली फिर ए पे आ गई। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है रीजन, ये जो लाइन होता है, इसे गोल, इसे हम पूरा सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। सर्कल का 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जिसका कि फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ठीक है, ये ए से चलिए ए पे आ गया, यानी पूरा एक सरकमफेरेंस इसने कंप्लीट कर लिया पूरा। देखिए ए से चलिए ए पे आ गया, यानी पूरा, यहां से भी चलती फिर वापस आती, यानी एक सरकमफेरेंस का मतलब होता है पूरा एक बार कवर होना चाहिए। तो एक बार उन्होंने पूरा कवर कर लिया, तो यहाँ ए से चली फिर ए पे आ गई, यानी कि इसने पूरा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ जो ट्रेवल किया है वो है 2πr, पूरा कवर किया 2πr, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो इसने पूरा कवर किया 2πr, फिर ए से चली ए पे आ गई। ओके, 2πr।
अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। हाँ, तो डिस्टेंस पे आ जाते हैं। डिस्टेंस सीधा इसका लिख देंगे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू 2πr, ठीक है। अब फिर हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो फिर यहाँ देखिए, ए से चली फिर रे पे आ गई, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। इसी बात को ये जस्टिफाई करने के लिए दो एग्जांपल दिया है कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। वही बात आए यहाँ पे, फिर ए से चली ए पे आ गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका फिर से जीरो होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और बस बात खत्म, यहीं पे हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू है जीरो, बात खत्म। तो यही एक लाइन को जस्टिफाई करना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग दिमाग में रखिएगा क्योंकि हर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ऐसे पूछेगा कि कैन डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी बी जीरो, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, तो नहीं, कभी नहीं। मूविंग बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कभी जीरो नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जीरो हो सकता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि बॉडी कहां से चला था, अभी कहां है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में एक एग्जांपल देखें, एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, जो कि है मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 2.2 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक बात यहाँ पे, एक और बात लिखी है ऊपर कुछ, इफ वी टेक अ राउंड ट्रिप एंड रीच बैक, वही बताया कि इफ अ राउंड ट्रिप कैन रीच बैक देन पॉइंट देन वी हैव ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, आवर फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, दिस इज बिकॉज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विल बी जीरो। वही चीज मैंने बताया कि वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि यहाँ तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो फिर क्या हो, ये तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा क्योंकि उसको लाइन ज्वाइन ही नहीं कर सकता। सेम पॉइंट है तो उसको किससे ज्वाइन करेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, दूसरा पॉइंट हमारे पास एक ही पॉइंट है, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हमारा जीरो था। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जो आगे दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है ए मैन ट्रेवल्स 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 2 मीटर साउथ एंड फाइनली 4 पॉइंट, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, जब आपको डायरेक्शन देके बताए कि इतना ईस्ट गया, इतना नॉर्थ गया, साउथ गया, तो सबसे पहले एक हम कॉपी, ऐसे तो आप जानते होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, जिधर से सूरज उगता है, ईस्ट वेस्ट, ये सब तो आपको जनरली पता ही होगा। लेकिन अगर उसे हम पेपर पे बनाएं तो पेपर पे किस तरफ बनाएंगे, ईस्ट जाए तो किधर करेंगे, क्योंकि पेपर में हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो एक कन्वेंशन होता है इसका, मतलब एक रूल है, जैसे कि हम लोग कहीं बनाते हैं मैप में आप लोग देखे होंगे कि ऐसे दिया रहता है, नॉर्थ को अगर कोई बॉडी नॉर्थ चला तो हम उसे ऊपर की तरफ दिखाएंगे पेपर में, तो वो नॉर्थ हो गया। ईस्ट को हम लोग इस साइड दिखाते हैं, वेस्ट इधर दिखाते हैं, और साउथ ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोग याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ये जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट है, और इसी से ये सॉल्व होगा। ये नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा। नॉर्थ आप ऐसे जैसे आप बैठे हुए हैं जहां पे अभी, वहां से अगर जाके अगर सॉल्व करना है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ये जो आपको सिंपल है ये आपको पता होना चाहिए। कहीं भी कोई भी पेपर में आप बना दीजिए, वहां से ऐसे, वहां पे मतलब एक लाइन खींचिए एक पॉइंट पे, ऐसे ऐसे, जैसे कि पॉइंट है यहाँ पे एक लाइन खींचिए और बता दीजिए इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, बस बात खत्म। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कॉपी पे सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे बुक में भी सॉल्व किया हुआ है, कॉपी पे सॉल्व करके देखते हैं कि 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 1.5 मीटर ये ईस्ट गया, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट, 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट किधर दिया है हमें, यहाँ पहले देखेंगे हम, ईस्ट इधर दिया है, तो 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट 1.5 मीटर, चलिए 1.5 मीटर कर लेंगे। उसके बाद फिर दिया है 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, शायद, हाँ 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ अब कहाँ है ये, अब यहाँ पे है बॉडी, अब यहाँ पे, अब इससे साउथ कहाँ जाएगा, इससे साउथ नीचे होगा, नीचे होगा 2 मीटर। और उसके बाद दिया है हमारे पास यहाँ पे कि 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर यहाँ से ईस्ट, फिर यहाँ से ईस्ट किधर होगा, फिर यहाँ से ईस्ट इधर होगा 4.5 मीटर। इसे आप गौर कीजिए, हम इस पे बना रहे हैं ईस्ट, ऐसे यही इसी पे बनेगा। उसके बाद चलिए, तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। तो बस यहीं तक का दिया है, तो ए से चला बी से सी और सी से डी, फाइनली यहाँ पे हम डी पे हैं, ठीक है। तो पहले हमें पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल तो सिंपली हम जोड़ देंगे जितना भी हम एक्चुअल लेंथ चले, 1.5 मीटर प्लस 2 मीटर 4.5 मीटर, सिंपली जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ के 8 सेंटीमीटर आएगा आपका आंसर, 8 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर आएगा। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप, 1.5 मीटर प्लस 4.5 मीटर प्लस 2 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 8 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल तो निकल गया। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की बारी आती है। तो देखिए ए से चले थे, डी पे आ गए। चलिए इस फिगर में मैं आपको समझाता हूँ, वो थोड़ा गंदा फिगर बन गया, तो इस फिगर में हम लोग समझते हैं। ए से चले थे,
ए से चले थे, डी पे आ गए, तो इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन यहाँ डी है। तो सिंपली हमें बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ को कहते हैं। तो बस ए और डी से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे, कट करता हुआ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्वाइन कर देंगे यहां से यहां तक। अब ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट जो भी एडी का लेंथ होगा। अब एक जरूरी बात यहाँ पे, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ मीटर में डिस्टेंस दिया है। तो मीटर आप जानते हैं काफी बड़ी डिस्टेंस होती है जिसको कि हम लोग पेपर पे दिखा नहीं सकते, मीटर को हम लोग पेपर में नहीं दिखा सकते। एक जो आप जानते हैं जो स्केल होता है आपका, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। जो भी आपका स्मॉल स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है और उससे बड़ा स्केल नहीं आता है। एक मिनट में आपको स्केल दिखा दूं। तो ये जो आपका स्केल होता है ये आपका 15 सेंटीमीटर का होता है, ये जो स्केल है, समझे। और मीटर होता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो लगभग ऐसा 6.5 स्केल, लगभग ऐसा 6.5 स्केल लेंगे तब जाके, 6.5 या 7 स्केल लेंगे लगभग, तब जाके हमारे पास होगा ये 1 मीटर। तो ये 7 स्केल अगर आप ये पेपर पे करने जाएंगे तो एक कॉपी, तो ये मुझे लगता है कि 2 स्केल में तो पूरा कॉपी आप नाप लेंगे, यानी 30 सेंटीमीटर मुश्किल से आपका लेंथ होता है कॉपी का, जो नॉर्मली आप यूज करते हैं घर में। तो ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप इस स्केल से 1 मीटर का लाइन खींचे और उसका फिर ज्वाइन करें। तो यहाँ पे हम शुरू में ही जब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो लेट कर लेंगे। मैथ के स्टूडेंट्स को पता होगा जब हम कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं तो वहां पे अगर बड़ा बड़ा हमें दिया रहता है और उसे पे ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम लोग वहां लेट कर लेते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना, कुछ भी 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग ग्राफ पे करते हैं। तो उसी तरह यहाँ लेट करेंगे कि एक जो भी हम लाइन यहाँ तो सेंटीमीटर में ही खींच सकते हैं ना, सेंटीमीटर में ही खींच सकते हैं कॉपी पे लाइन, क्योंकि हमारे पास स्केल भी है और उतना बड़ा हमारे पास कॉपी भी नहीं है, उतना बड़ा हम पेपर भी नहीं मिला है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्केल से ही खींचेंगे लाइन, ठीक। तो स्केल से हम लोग यहाँ खींचेंगे, तो स्केल तो सेंटीमीटर में ही खींचेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम अगर यहाँ कन्वेंशन सिंपली ले सकते हैं कि ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिया हुआ है टू फाइंड द रिजल्ट, क्योंकि डिस्टेंस में सीधा जोड़ना था तो इसमें लिया नहीं है कुछ ऐसा कन्वेंशन, बट शुरू में ही ले लेना होगा हम लोग को। टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिखिएगा टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी शुड ड्रॉ मैप ऑफ मैन्स मूविंग बॉडी। ये तो आपको बनाना ही लेट कन्वेंशन कन्वीनियंट स्केल मानना होगा जिससे कि आपका कॉपी पे आराम से सॉल्व भी हो जाए, और मीटर में ही रखना है इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो 1 ये जो है 1.5 सेंटीमीटर का लाइन है, बट ये 1.5 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 1.5 मीटर खींचने का, इसलिए 1.5 सेंटीमीटर का खींचा और लिख दिया लेट कर लिया, यानी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, तो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह सेंटीमीटर का लाइन खींचा बट रिप्रेजेंट ये मीटर को करा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हमें मीटर में सॉल्व मीटर में करना होगा। तो बस मीटर मीटर मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर का लाइन खींच के सब में मीटर ही लगाएंगे, मीटर ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूज मीटर ही किया है तो मीटर ही लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद अब आ जाइए एडी को आप ज्वाइन कर दिए, एडी को ज्वाइन कर दिया। अब एडी का लेंथ आप मानिए किससे नापिएगा, स्केल से नापिएगा, स्केल से ही नापिएगा ना, क्योंकि स्केल से ही सबको ज्वाइन किया। और याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर जो स्केल में है आपका, यहाँ पे 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे एबी का लेंथ अगर हम स्केल से नापते हैं तो वो आएगा 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर एडी का लेंथ 6.3 सेंटीमीटर आएगा। बट यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 मीटर, तो 6.3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 6.3 मीटर। तो वही हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे 6.3 मीटर। यही चीज थी, यहाँ फाइनल डिस्प्लेसमेंट 6.3 मीटर होगा। स्केल से ही नापना है इसे आपको। अगर और भी कोई ज्योमेट्री बनती है लाइक राइट एंगल ट्रायंगल या फिर कुछ भी, तो हम उसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, बट ये थोड़ा जिगजैग पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसमें सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम स्केल से ही नाप के लिखते हैं। तो यही इसी टाइप का है, आपको नापना होगा। और ये जरूरी लिखिएगा शुरू में कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे आप मीटर का लाइन खींच नहीं सकते हो, सेंटीमीटर आप लिए हैं। यहाँ पे 1.5 मीटर लिख के छोड़ दीजिएगा तो उसको लगेगा कि अच्छा 1.5 मीटर कैसे ड्रॉ कर दिया, इतना तो 1.5 मीटर ये होगा ही नहीं इतना बड़ा, ये तो सेंटीमीटर जितना लग रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हाँ सेंटीमीटर ही है, बट उस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1.5 मीटर को कर रहा है। तो ऐसे आपका 100% करेक्ट होगा आंसर। तो वही पे है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिए हुए हैं 1 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर 1 कर रहा है, तो 6.3 सेंटीमीटर किसको करेगा, 6.3 मीटर को। यही चीज है, बात खत्म। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यही था आपका 9th में डिस्प्लेसमेंट। ये सब आपका बेसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। इस समय आप कमांड कीजिए बार बार, जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उस तरह का हम लोग का बनता जाएगा। फिर आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पे अगला लाइन हमें लिखा है
whenever a body travels along a zigzag path, the final displacement is obtained by joining the starting point and the finishing point of the body by a straight line. When a body travels along a zigzag path पे मतलब सीधा पाथ नहीं, मतलब टेढ़ा मेरा पाथ, ये zigzag पाथ हो गया, इधर गया, ईस्ट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, फिर यहाँ से वेस्ट घूम जाता, फिर यहाँ से कहीं चला जाता, साउथ घूम जाता, ईस्ट नॉर्थ घूम जाता, तो ये zigzag पाथ कहलाता है, मतलब इर्रेगुलर पाथ, रेगुलर पाथ नहीं इर्रेगुलर पाथ, उसे हम लोग zigzag पाथ कहते हैं। तो whenever a body travels along a zigzag path, दिया है कि यहाँ कि जब भी एक बॉडी zigzag path ट्रेवल करता है, the final displacement is obtained joining the starting point and the finishing point of the body by a straight line। वही मैंने आपको शुरू में ही बताया कि डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा zigzag path पे तो जो फाइनल पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन होगा बॉडी का, उसको ज्वाइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन होगा, उसको ज्वाइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन होगा, उसको ज्वाइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन होगा, वही डिस्प्लेसमेंट बताएगा उस बॉडी का। यही चीज यहाँ पे बताया गया, यही था। अब हमारा अगला टॉपिक हम आते हैं, वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, बहुत कुछ यूनिफॉर्म हमें पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन लिखता है, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में बी। यही बताता है कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में कब है, जब कब कहेंगे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कोई कार जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से या 10 किलोमीटर पर आवर से, तो 10 किलोमीटर पर आवर से कार जा रही है, इसका मतलब वो हर एक घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, हर एक घंटे में 10 किलोमीटर। जैसे कि वो एक पॉइंट ए पे थी 5 बजे और एक पॉइंट बी है जो कि ए से 10 किलोमीटर है, तो वो 6 बजे कितना होगा, पॉइंट बी पे होगी। जैसे कि आपको मैं ये कॉपी बताता हूँ, ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, ऐसी कोई बड़ी चीज है नहीं है। कॉपी पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई पॉइंट ए है, उससे फिर 10 किलोमीटर है पॉइंट बी है, फिर उससे 10 किलोमीटर पॉइंट सी है, ठीक है। ये सबके बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कोई कार आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, पहले से आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। हमें मतलब हम नापना कहां से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे, ठीक है। आ रही है ए पे, पहुंची 5 बजे 5 PM, ओके। 5 PM पे ए पे है, फिर एक घंटे बाद मैंने 6 PM पे देखा, अगर 6 PM पे हम उस कार को देखेंगे तो वो पॉइंट बी पे होगी, क्योंकि वो हर एक घंटे 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और ए से 10 किलोमीटर पे बी है, तो वो 6 बजे बी पे होगी, 7 बजे सी पे होगी, और फिर अगर 7 बजे सी पे होगी, 7 बजे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं बीच में डॉट डालना भूल गया था, सॉरी। तो बी सी पे है, 7 बजे हम सी पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर अगर कोई पॉइंट डी आता है यहां से 10 किलोमीटर पे, तो यहाँ पे 8 बजे वो डी पे होगी। और अगर कोई डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो 5 देखिए, एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर जाएगी, आधा डिस्टेंस तो आधा टाइम, इधर टाइम आधा हो जाएगा। तो 8:30 बजे अगर कोई पॉइंट ई है यहाँ से 5 किलोमीटर पे, तो 8:30 बजे कहाँ पे होगी, ई पे होगी, 5 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब जितना डिस्टेंस एक अगले घंटे में, फिर उतना ही डिस्टेंस दूसरे घंटे में, फिर तीसरे घंटे में, मतलब एक घंटे में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, उसका स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर से ही जा रही है, तब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो वही यहाँ बताया गया कि बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी, ओके। यही चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स होगा ही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप जानते होंगे, एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं इस पे ग्राफ पेपर पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस इसे कहते हैं, वाई एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। इस पे हम अगर एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो प्लॉटिंग होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि आप जान रहे हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसी रेट से यहाँ पे डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा, उसी रेट से यहाँ डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि जैसे कि आपने बताएंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तो 10 यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक घंटे में 10 जा रही है, फिर दूसरे घंटे में 20 जाएगी, तीसरे घंटे में 30 जाएगी, तो ये जो प्लॉटिंग होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। प्लॉटिंग जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा। प्लॉटिंग में कोई ये नहीं आएगा, जर्क नहीं आएगा, कोई मतलब यूनिफॉर्मिटी रहेगी, इसलिए ये यूनिफॉर्म होगा प्लॉटिंग यहाँ पे, इसी से ये यूनिफॉर्म प्लॉटिंग होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल है ये। तो ये यूनिफॉर्म प्लॉटिंग होगा यूनिफॉर्म मोशन का, इसलिए, और ये सीधा स्ट्रेट लाइन होगा।
यूनिफॉर्म मोशन का जब भी हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम करते हैं, क्योंकि वो एक सेम रेट से जाते रहता है और कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये लोग आप करके देखिएगा, जैसे कि ये प्लॉटिंग आपको इस तरह से दिया रहेगा। इस पे हम क्वेश्चन आगे करेंगे, इस पे है क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत ही मतलब सिंपल होता है ये। मतलब कुछ डिस्टेंस दिए रहेंगे, कुछ टाइम दिया रहेगा आपको, और उसके बाद बस वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, वो प्लॉटिंग स्ट्रेट लाइन हो ही जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ऐसे कोई क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन का यही था कि जब भी मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, 10 किलोमीटर पर आवर से कोई जा रहा है बॉडी और बोल दिया गया बस 10 किलोमीटर, यानी कि इस यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो बस वो यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि आगे कुछ बताया नहीं गया, 20 किलोमीटर पर आवर यानी कि हर एक घंटे 20 किलोमीटर, हर एक घंटे 20 किलोमीटर, यानी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल में, और टाइम इंटरवल छोटा कितना भी हो सकता है, हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में भी। कहने का मतलब कि ये टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है। ये कहने का मतलब नहीं कि वो हर एक घंटे 10 किलोमीटर कर रहा है, तो आधा घंटा में वो आधा 10 का आधा यानी 5 किलोमीटर करेगा। 1/4 घंटे में वो 1/4 ऑफ 10 किलोमीटर करेगा। जैसे कि कोई कहता है ये कोई बॉडी जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो 10 किलोमीटर वो जा रही है 1 आवर में, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो आधे घंटे में कितना जाएगी? आधे घंटे में इधर आधा होगा, घंटे का आधा होगा तो डिस्टेंस का भी आधा होगा, 5 किलोमीटर जाएगी। अगर यहाँ पे 1/4 आवर, 1/4 ऑफ आवर यानी 15 मिनट जिसको हम कहते हैं, उसमें कितना होगा? तो 10 का भी 1/4 हो जाएगा, 10 का भी 1/4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 255/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर। इतना जाएगी वो 15 मिनट में। इसी तरह मतलब कि इधर डिस्टेंस का जिससे हम लोग इधर टाइम को जिस रेशियो में डिवाइड करते जाएंगे, डिस्टेंस भी उसी रेशियो में घटता या बढ़ता जाएगा। वही जिस रेशियो में टाइम को डिवाइड करेंगे, उसी रेशियो में डिस्टेंस को भी डिवाइड करना है। ठीक है, बस एक पता होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म मोशन उसका है क्या। ऐसे बोल सकते हैं 5 किलोमीटर प्रत्येक आधे घंटे में जा रही है, 10 किलोमीटर प्रत्येक घंटे में जा रही है। तो जिस तरह हम लोग इसको ये करें, अगर कह दिया कि यूनिफॉर्मली जा रही है, तो हम अगर एक बार दिया हुआ है कि कितने मतलब 1 घंटे में कितना जा रही है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 घंटे में कितना जाएगी, 3 घंटे में, क्योंकि यूनिफॉर्मली जा रही है वो। आजकल 10 घंटे बाद भी वो 10 घंटे बाद कितना जाएगी? तो 100 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक हम लोग यूनिफॉर्म मोशन से हम लोग अगर पता है तो हम लोग टाइम किसी भी इंस्टेंट पे उसका कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो बता सकते हैं किसी भी बॉडी पे। ठीक है, यही यूनिफॉर्म मोशन था। अब आते हैं अगले हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखता है, बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम। अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल टाइम कहने का मतलब है कि अनइक्वल डिस्टेंस मतलब कि पहले मान लीजिए कि कोई पहले घंटे में गया 5 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में मान लीजिए कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, कुछ उसे बिजी रोड मिल गया, तो 5 किलोमीटर में जाके वो गाड़ी मात्र 3 किलोमीटर ट्रेवल किया। बिजी रोड मिल जाएगा तो आप ऐसा तो नहीं है कि उसमें जिस स्पीड से जा रहे थे खाली रोड में उसी स्पीड से आप बिजी रोड में भी जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसी कारण है कि वो अगले घंटे में कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उसे मिल गया एक हाईवे, फिर उसने ज्यादा स्पीड पकड़ ली, फिर वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो हर एक घंटे में उसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग, या हर एक घंटे में या फिर हर एक मिनट में या हर एक सेकंड में उसका जो, जैसे यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है कि 4.5 मीटर फर्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर गया, 4.9 मीटर गया, फिर अगले सेकंड में उसे हाईवे मिल गया होगा और 14.7, अगले मीटर में उसे खाली हाईवे मिल गया होगा और उसने एक्सलेटर पे पांव रखा होगा और स्पीड तेज कर ली होगी और इतना मीटर वो चला गया। इसी से ये पता चल रहा है कि ये अनइक्वल डिस्टेंस है, मतलब कभी कुछ स्पीड रह रहा है, कभी कुछ स्पीड रह रहा है, कभी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सेम नहीं है, मतलब कुछ यूनिफॉर्म इसमें नहीं है, लगातार कुछ नहीं है, मतलब बदल रहा है, इसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग बदल रहा है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ऐसा मोशन। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया था, फ्रीली फॉलिंग बॉल। फ्री फॉल एक होता है फिनोमेना जो कि हमने आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पे वही बताया कि फ्री फॉलिंग बॉल यानी कि किसी भी हम हाइट पे जाके वहां से अगर किसी भी बॉल को हम अगर ड्रॉप करते हैं, कवर्स ए स्मॉलर डिस्टेंस इन इनिशियल फॉल सेकंड। वो शुरू में जब गिरता है ऊपर से हमारे हाथ से छूटता है तो काफी धीरे, मतलब कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है पहले सेकंड में, मान लिया गया, मतलब पहले सेकंड में या फिर मतलब शुरू के सेकंडों में वो बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लास्ट डिस्टेंस इन लेटर 1 सेकंड इंटरवल, और अगले सेकंड में वो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे वो ज्यादा डिस्टेंस, हर एक सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगता है। शुरू में बहुत कम होता है बट जैसे जैसे वो, तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस समझ लिया। आइए अब आते हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? वो है स्पीड। तो इस बुक में स्पीड की डिफिनेशन दी हुई है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। मतलब जो स्पीड है किसी बॉडी का वो हमें ये आइडिया देता है कि वो बॉडी
स्लो जा रही है या फास्ट जा रही है, मतलब बोलते हैं हम लोग किस स्पीड से जा रही है, स्पीड तेज है, स्पीड कम है, वही चीज है यहाँ पे कि स्लो और फास्ट बॉडी इज मूविंग, इसी का आइडिया देता है स्पीड, हमें स्पीड टर्म। ठीक है, तो हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, सिंपल डिफिनेशन इसका, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम कहने का मतलब कि कितना डिस्टेंस वो यूनिट टाइम में कवर कर रहा है। यूनिट टाइम कहने का मतलब कि यूनिट टाइम, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर सेकंड होता है, पर आवर हो सकता है। यूनिट टाइम यानी कि प्रत्येक, मतलब एक जो हम लोग टाइम इंटरवल ले रहे हैं उस क्वेश्चन में या फिर उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस, मतलब कितना दूरी वो तय कर रहा है, कितने किलोमीटर जा रहा है, कितने मीटर जा रहा है। ठीक है, कितने सेकंड में जा रहा है, कितने मिनट में जा रहा है, या कितने आवर में जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, वो होता है, अब स्पीड का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो आप सीधा दे सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। ठीक है, आगे भी इसमें कुछ बताया है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। द स्पीड ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। सिंपल है, क्योंकि पर यूनिट टाइम का मतलब क्या, डिवीजन, कहीं भी पर यूनिट टाइम डिवीजन हो जाता है। ठीक है, बात खत्म इसकी। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन कहने का मतलब कि कितना दूर गया और कितने देर में गया, कितना दूर गया, कितना ट्रेवल किया, कितना किलोमीटर गया, कितना मीटर गया, या फिर कितने मिनट में गया, कितने सेकंड में गया। ठीक है, यहाँ पे लिया है फॉर्मूला को आपको बताने के लिए कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन द स्पीड v इज गिवन बाय v इज इक्वल टू s बाई टी। अगर कोई बॉडी s डिस्टेंस कवर करती है, s यहाँ पे डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और t टाइम में t यहाँ टाइम को डिनोट कर रहा है, तो v स्पीड को डिनोट करता है, v इक्वल टू s बाई टी। ये आप याद कर लीजिएगा कि v से हम लोग स्पीड को डिनोट करते हैं, s से डिस्टेंस को और t से टाइम को। ये आपको पूरे फिजिक्स में यूज होगा अभी से लेकर 12 तक या फिर आगे भी, क्योंकि v से स्पीड को, s से डिस्टेंस को, t से टाइम को, ये आपको याद करना होगा। Where v is speed, s is distance, t is time taken to travel that distance. Okay? तो यहाँ पे एक दिया है, सपोज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कोई कार है वो 100 किलोमीटर जा रहा है 4 आवर्स में, तो हमें उसका स्पीड बताना है। सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो यहाँ डिस्टेंस दिया 100 किलोमीटर, टाइम टेकन दिया है 4 आवर्स। ठीक है, तो सिंपली हम लोग 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पे आया आंसर 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ किलोमीटर है, यहाँ आवर है, तो इसलिए आंसर आया किलोमीटर पर आवर में। यहाँ अगर मीटर रहता है, यहाँ आवर रहता है, तो आंसर आता मीटर पर आवर में। यहाँ मीटर रहता है, यहाँ सेकंड रहता है, तो आंसर आता है मीटर पर सेकंड में। तो ये हमें, ये जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर होगा, मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा ये डिनोट करेगा कि आपको स्पीड किस चीज में दिया, सॉरी आपको डिस्टेंस किस चीज में दिया और टाइम किस चीज में दिया है। ऐसे जो होता है, ऐसे फंडामेंटली अगर हम बात करें, फंडामेंटली कहने का मतलब जो ऐसा यूनिट होती है जो कि जनरल यूनिट हम लोग यूज करते हैं, वो होती है ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो कहीं भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अगर दिया हुआ है किलोमीटर में और आवर में, किलोमीटर और आवर में अगर दिया, जैसे कि डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में दिया, तो सिंपली आप किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि डिस्टेंस आपका दिया है किलोमीटर में, टाइम दिया है सेकंड में, तो किलोमीटर पर सेकंड यूनिट है, मतलब आप लिख सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। बट अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लेंगे और सेकंड में तो आपको दिया ही रहेगा टाइम, तो वो ज्यादा सही रहेगा और अप्रोप्रिएट भी वही होता है और ज्यादातर मतलब उसे सही माना जाता है, तो वो थोड़ा अप्रोप्रिएट रहता है, सही रहता है। तो कहीं भी अगर आप देखें, अगर किलोमीटर के साथ आवर है तो कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, लेकिन अगर किलोमीटर है उसके साथ सेकंड दिया हुआ है, तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें और तब उसे डिवाइड करें और आंसर दें मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पे मान लीजिए कि आवर है और यहाँ मीटर है, तो यहाँ आवर को आप सेकंड में चेंज कर लीजिए और मीटर पर सेकंड में ही आंसर दीजिए, तो ज्यादा सही रहेगा। यही है यहाँ पे, तो यहाँ दिया हुआ ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड दैट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड हो जाता है। स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्पीड आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर छोटा वैल्यू की बात करें तो छोटा डिस्टेंस जा रहा है तो कितना सेंटीमीटर में जाएगा। डिस्टेंस का यूनिट सबसे छोटा, मतलब जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो सेंटीमीटर है, उससे बड़ा मीटर है, सबसे बड़ा किलोमीटर है। तो उसी प्रकार अगर छोटा स्पीड की हम बात करें तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और अगर बड़ी स्पीड की बात करें, हाइयर, अगर ज्यादा किलोमीटर जा रहा है, किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है ज्यादा, तो वो किलोमीटर पर आवर में हम लोग उस स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। और ये हमें जानना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन है,
तो डिस्टेंस तो हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का। तो किधर भी जाओ डिस्टेंस मतलब सब जितना भी अगर मूविंग बॉडी है तो डिस्टेंस कवर करेगा ही, और डिस्टेंस हमेशा मतलब ये क्या बोलते हैं इसका डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन का झंझट ही नहीं है, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसलिए अगर डिस्टेंस से स्केलर है, टाइम तो स्केलर है ही, तो डिस्टेंस बाय टाइम भी स्केलर ही होगा, दैट इज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ रनिंग कार एट इंस्टेंट टाइम इज शोन बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो हमारे कार में या फिर हमारे जो बाइक में जो स्पीड को मेजर करता है, जो कि एक कांटा टाइप का रहता है, जो आप देखेंगे जो रेस्ट में रहेगी गाड़ी तो वो 0 पे रहता है, और जैसे जैसे हम उसे चलाते हैं तो 0 से 10, 20, 30, 40 जो कि यहाँ पे दिखाया है आपको, देख सकते हैं आप। ऐसा तो आपने जनरली देखा ही होगा, जैसे 20, 40, 60, 80 एकदम बढ़ते जाता है कांटा, जैसे जैसे हम एक्सलरेट करते हैं गाड़ी को, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीड, तो ये इससे इंस्ट्रूमेंट को, इसका नाम है जिसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 1 मार्क टाइप में ये आ सकता है क्वेश्चन, कि जो डिस्टेंस जो स्पीड नापने का जो रहता है इंस्ट्रूमेंट गाड़ी में, उसे हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। और एक रहता है साइड में जो कि किलोमीटर लिखता है, मतलब कितने किलोमीटर चल चुकी है आपकी गाड़ी, वो भी आता है, तो उसे हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ODO मीटर, ODOMETER ओडोमीटर, जो कि हम लोग डिस्टेंस नापने का काम आता है। ये दो टर्म है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर के लिए, ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर के लिए। तो दोनों आप जनरल लाइफ में देख सकते हैं, जनरली हर मोटरसाइकिल और हर कार में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, रहता ही है। ये तो खैर पार्ट है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी गाड़ी को बनाना। ये मतलब एसेंशियल पार्ट है किसी भी व्हीकल का। तो बस यही था। और आगे आते हैं हम लोग जहाँ पे एवरेज स्पीड। एवरेज कहीं भी एवरेज जो टर्म है, तो एवरेज किसी भी टर्म का मतलब निकालते हैं। अगर 4-5 मुझे नंबर दिए हुए हैं और उन सबका एवरेज निकालना, तो हम क्या करते हैं, सारे नंबर को जोड़ देते हैं और फिर कितने नंबर थे, मतलब सारे नंबर को जोड़ते हैं कितने नंबर। जैसे कि हम अगर कॉपी पे समझे इसे, जैसे कि हमें दिया हुआ है कि 5, 6, 7, 8, 9, ये आपको 5 नंबर दिए हुए हैं, और इन तीनों का आपको एवरेज निकालने के लिए बोल देगा कि ये 5 नंबर है, इनका आप एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आप मैथ्स में पढ़े भी होंगे 8th में, और नहीं तो 9th में आप पढ़ेंगे स्टैटिक्स में, ये काफी। तो 8 + 9 मतलब जितने नंबर है सबको जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय कितने नंबर जोड़ते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, मतलब कितने नंबर लिए हैं हम लोग यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। n = 5 मतलब नंबर ऑफ नंबर्स = 5, तो डिवाइडेड बाय मतलब सबको जोड़ेंगे, सबका जो वैल्यू है वो जोड़ेंगे, और कितने नंबर जोड़े मतलब नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, कितने नंबर लेने हैं हम यहाँ पे। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है यहाँ पे, नंबर ऑफ नंबर्स 5 है नंबर, ठीक है। n = 5 है, और यहाँ पे सारे नंबर को जोड़ेंगे, और तब हम लोग निकालते हैं इसका एवरेज, जो होगा 17, 24, 30, 35, 35/5, तो इसका एवरेज आ जाता है, दैट इज 7। तो इसी तरह हम लोग एवरेज निकालते हैं कि कितने मतलब सारे का सम और कितने थे वो, मतलब टोटल, इसी तरह सम निकलता है। तो एवरेज निकालने का यही है कि एवरेज ये निकलता है। यहाँ पे बात हो रही है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड में यानी कि आपको एक स्पीड तो देगा नहीं, आपको 3, 4, 5 स्पीड दिए रहेंगे, और 3, 4 पार्ट टाइम भी दिए रहेंगे, T1, T2, T3, T4, और डिस्टेंस लिएगा S1, S2, S3, S4, क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग S से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, D से नहीं S से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को फिजिक्स में। तो ऐसे दिया रहेगा। तो एवरेज स्पीड तो एक का पूछेगा नहीं, एक स्पीड देख के तो पूछेगा नहीं कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो 3, 4, 5 स्पीड दिए रहेंगे, या फिर 3, 4, 5 आपको डिस्टेंस दिए रहेंगे, और 3, 4, 5 टाइम इंटरवल दिए रहेंगे, और तब पूछेगा एवरेज स्पीड। तो जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ दोनों केस में। जैसे कि अगर आप सिंपली दिया रहता है कि 25 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कोई दिया है क्वेश्चन, और तब पूछ रहा है आपसे स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो ये तो स्पीड ही दिया हुआ है। स्पीड दिया हुआ है तो सिंपली इस फॉर्म में आ गया कि नंबर दिया हुआ है और एवरेज स्पीड निकाले, यानी एवरेज निकालना है तो सीधा ही एवरेज, इस नंबर का एवरेज हुआ, अब स्पीड का एवरेज, यानी कि सिंपली यही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे कि तीनों को जोड़ देंगे, 25 + 35 + 40/3। कितने, 1, 2, 3, यहाँ 3 स्पीड दिए हुए ना, एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, 3 स्पीड है, और इसलिए तीनों को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 35, 5, 40, 60, 100, 100/3। तो इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा 100/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ऐसे, और दूसरे में आपको दिया रहेगा, जाके हम ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ दिया है कि यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, तो एवरेज, सॉरी
पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस वो टोटल ट्रैवल कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। मतलब बहुत सारा डिस्टेंस रहेगा, बहुत सारा टाइम रहेगा और सारे का पूछेगा आपको एक साथ कि एवरेज स्पीड क्या है, तो सारे डिस्टेंस को जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम T1 T2 T3 दिया रहेगा सबको जोड़ के और डिवाइड करके आंसर ले आते हैं। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली नॉट कांस्टेंट एंड द डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो किसी भी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल लाइफ में कांस्टेंट यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आते रहते हैं। तो हम किसी भी रोड पे मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से बहुत दूर तक जा नहीं सकते हैं, आगे पीछे हमारा स्पीड हो गए। तो इसी से जो कि हमारा है यहाँ पे बताया स्पीड ऑफ बॉडी विल नॉट कांस्टेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम गिव अस स्पीड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट टाइम। और उस किसी कोई आपका टाइम इंटरवल दिया हुआ है और दिया हुआ है कि उसके बीच में मतलब जैसे कि 6:05 में उसने 10 किलोमीटर कवर किया था और 6:10 में वो 20 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है। तो आपको एवरेज स्पीड पूछेगा। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं कि 6:05 में उसने वो था मतलब कि कहीं से वो मान लीजिए दिल्ली से वो 6:05 पे दिल्ली से वो 10 किलोमीटर दूर था, ठीक है। और 6:10 पे वो दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर था, ठीक है। आगे तो हमें बताना है कि ये 6:05 और 6:10 के बीच में उसका एवरेज स्पीड क्या था। कहीं भी हम मतलब कि किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच हम एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं, स्पीड नहीं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करते हैं दो टाइम इंटरवल्स के बीच। हमारा मतलब वो स्पीड जो कैलकुलेट करते हैं उसे हम एवरेज स्पीड ही बोलते हैं। दो टाइम इंटरवल के बीच अगर दिया है और डिस्टेंस दिया तो हम लोग उसको मतलब एवरेज स्पीड ही बोलते हैं। तो यहाँ 10 किलोमीटर था, 6:05 पे ये दिल्ली से 10 किलोमीटर पे था, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। और 6:10 पे ये 15 किलोमीटर था दिल्ली से, तो ये दोनों के बीच ये 5 किलोमीटर तय किया, 5 किलोमीटर ही कवर किया ना, 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर आ गया। दिल्ली से वो 10 किलोमीटर पे था, फिर दिल्ली से वो 15, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो 5 किलोमीटर ये ट्रेवल किया। और 5 मिनट में 6:05 से 6:10 के बीच में, तो इसका एवरेज स्पीड जो हो जाएगा ये दोनों के बीच का हो जाएगा। 6:05 से 6:10 में कितना कवर किया, 5 किलोमीटर। तो सबसे ऊपर हम लोग क्या डिस्टेंस ट्रेवल लिखते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ 5 किलोमीटर है और टाइम कितने टाइम में किया, 5 मिनट में किया, 5 मिनट में किया, ठीक है। तो यहाँ किलोमीटर में है डिस्टेंस और टाइम जो है मिनट में। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि ऐसा यूनिट जो होता है हमारे स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकंड। तो सिंपली हम दोनों इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, मिनट को सेकंड में, क्योंकि हम लोग 9th में आ गए तो ये हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी नहीं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर हो जाएगा 5000 मीटर। 5000 मीटर बाई 5 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू करेंगे 300 सेकंड्स, तो हो जाएगा 5000 बाई 300। और ये आ गया मीटर में और ये आ गया सेकंड में, तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। बस उसका डिवाइड दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। आप डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एवरेज स्पीड इसका यहाँ से इस 5 मिनट के दौरान था 50/3 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, किसी भी दो टाइम इंटरवल दिया रहता है तो उसके बीच का। तो इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय मतलब कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ये होता है। तो यही एवरेज स्पीड है। तो यही सब है। आगे आते हैं, यहाँ पे हम दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल a car which travel a distance of 100 किलोमीटर in 4 hours, the average speed is 100/4। ये तो सिंपल है कि 100 किलोमीटर जाता है 4 आवर, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड बात है कि यहाँ पे तो 100 तो 25 किलोमीटर पर आवर। ऑल्दो द कार द एवरेज स्पीड इज एवरेज स्पीड नहीं, ये देखिए यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि एक कार विच ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर, तो 100 किलोमीटर 4 आवर में गया, तो ये पूरा दिया हुआ है, घंटे का नहीं दिया हुआ है कि इतना किलोमीटर गया इतने आवर में इतना किलोमीटर। ये हो सकता है कि पहले आवर में ये 60 किलोमीटर गया होगा, फिर अगले आवर में 20 गया होगा, फिर अगले आवर में 20 गया होगा। जरूरी नहीं है कि 4 घंटे में एकदम 25 ही गया होगा, बराबर ही गया होगा 4 घंटे में, नहीं, किसी में ज्यादा गया होगा, किसी घंटे में कम हो गया। तो ये इसलिए हम लोग बताया कि ये मतलब कांस्टेंट होता नहीं है, यूनिफॉर्म होता नहीं है मतलब स्पीड किसी भी व्हीकल का एक जनरल लाइफ में। तो इसी तरह यहाँ पे हमने एक ऐसा टाइम इंटरवल ले लिया, मतलब एक होल टाइम इंटरवल 4 घंटे का ले लिया और उसमें टोटल कैलकुलेट कर लिया कि कितना दूर गया, तो 100 किलोमीटर गया, ठीक है।
तो इसी तरह मतलब 5 घंटे में मान लीजिए 100 गया होगा, हाँ, मतलब 4 घंटे में 100 गया, तो ये हमसे यहाँ ये नहीं हमसे बहस है कि 4 घंटे में 100 गया तो बताओ पहले में कितना गया होगा, दूसरे में कितना गया होगा, तीसरे नहीं, सीधा दिया हुआ 100 गया, 4 में गया, बात खत्म। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो इसका आप स्पीड नहीं बता सकते। स्पीड आप कैसे बताइएगा? स्पीड एक इंस्टेंट पे होता है, इंस्टेंट पे होता है, बट ये पूरा का पूरा एक टोटल टाइम इंटरवल दिया हुआ है और एक मतलब एवरेज टाइम दिया हुआ है। एवरेज मतलब एवरेज टाइम डिस्टेंस तो नहीं दिया, सॉरी, ये टाइम मतलब एक होल टाइम इंटरवल दिया हुआ है, 4 घंटे का दिया हुआ। ये नहीं बताया कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये नहीं। तो इसका हम एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करेंगे। इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है कि इसका एवरेज स्पीड आप क्या कैलकुलेट कीजिएगा? किसी इंस्टेंट पे तो नहीं पूछ रहा है, किसी इंस्टेंट पे तो है नहीं ये मतलब टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज में किस एवरेज से आया, किस एवरेज से आया, ये नहीं पूछ रहा है कि मतलब क्या था, मतलब कौन से स्पीड से कब किस स्पीड में था, ये नहीं पूछ रहा। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज, ठीक है, मीन एवरेज बात एक ही है। तो यहाँ पे इसी तरह तो 100 किलोमीटर 4 आवर में गया, तो एवरेज स्पीड में सिंपल हमें जहाँ एवरेज स्पीड निकालेगा डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे, 25 किलोमीटर आवर पूरे जर्नी का इसका एवरेज स्पीड हो गया। पूरे जर्नी का ये नहीं, एक जरूरी नहीं है कि 25 हो सकते हैं, तो 25 किलोमीटर पर आवर पे कभी ये चला ही नहीं होगा। ये 4 घंटे में हो सकता है, ये पॉसिबल है कि इस 4 घंटे जो 1 से 4 में घंटे में 100 किलोमीटर तय किया, हो सके तो 25 किलोमीटर पर आवर कभी इसका हुआ भी नहीं होगा स्पीड, फिर भी ये एवरेज स्पीड निकल के 25 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड आ सकता है, एक्चुअल स्पीड कभी ऐसा हुआ भी नहीं, फिर भी एवरेज स्पीड निकल के आ जाए। तो ये पूरे एक टाइम इंटरवल की बात है। जितना बड़ा हम टाइम इंटरवल लेते हैं उस पे ये आगे पीछे डिपेंड करता है और डिस्टेंस ट्रेवल पे। तो ये नहीं पता करना एवरेज स्पीड का, ये मतलब नहीं है कि मतलब वो स्पीड हुआ होगा कभी तो वो उसको बीच में से उठा के एवरेज स्पीड बनाना, नहीं। ये पूरा डिस्टेंस और पूरा टाइम जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हम एवरेज स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। यही चीज थी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला एकदम यूज होगा धड़ल्ले से। और आगे दिया हुआ है कि मोशन दिया हुआ है, देखिए मूविंग ऑब्जेक्ट और उसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है। देखिए तो ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया है, जनरली कैलकुलेट किया है किसी मतलब एक टोटोवाइज का पहले में दिया हुआ है। टोटोवाइज का एवरेज स्पीड दिया हुआ है, कहने का मतलब कि मतलब एक टोटोवाइज को जनरली उठाया होगा और उसे कुछ दूर तक चलाया होगा और देखा होगा कि वो उतना, मान लीजिए 1 किलोमीटर उसे चलने के लिए छोड़ दिया गया होगा और देखा गया होगा कि 1 किलोमीटर वो कितने सेकंड में या कितने घंटे में टैग कर रहा है। ठीक है, तो बस वही उसका एवरेज स्पीड बता दिया हो गया, बात खत्म। अब ये नहीं कि कितना गया, मतलब क्या ये मतलब 1 घंटे से डिवाइड जितना वो गया होगा वो उतना उसका एवरेज स्पीड हो गया होगा। 1 सेकंड तक छोड़ा गया, 1 घंटे तक, 1 सेकंड में 1 सेकंड देखिए इसका 0.06 मीटर पर सेकंड है इसका एवरेज स्पीड। कहने का मतलब कि 1 सेकंड में ऐसा नहीं कि 0.06 मीटर उस टाइम गया होगा, एवरेज स्पीड ये बता रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब कभी धीरे भी चला होगा, कभी तेज चला, बट एक ये मतलब एक पूरे होल जर्नी का ये एवरेज स्पीड बता रहा है, होल जर्नी का। ये इसका मतलब ये स्पीड नहीं कि इसी स्पीड से ये चलता है। एवरेज स्पीड कहने का ये मतलब नहीं कि किसी का आप स्पीड बता दिए कि टोटोवाइज का स्पीड इतना होता है, नहीं। स्पीड किसी का आप कैसे बता सकते हैं? कभी स्पीड उसका कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, हो नहीं सकता है। कभी वो पावर मतलब अंदर से मतलब वीक होगा तो धीरे चलेगा, कभी स्ट्रांग होगा तो कभी खा पी के आएगा तो ज्यादा तेज चलेगा। तो ये इसलिए हम लोग स्पीड किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट का बता नहीं सकते, ऑब्जेक्ट का, ह्यूमन बीइंग का, लिविंग थिंग्स का नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो उसका हम एवरेज स्पीड बताते हैं। तो एक मतलब एक डिफिनिट टाइम इंटरवल लेते हैं, उसमें उसको मूव करा के देखते हैं कितना दूर जा रहा है और उसी को मतलब मान लेते हैं कि उसका एवरेज स्पीड है। इसी तरह ह्यूमन वॉकिंग का एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई सब 2 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ते होंगे, कोई 4 मीटर दौड़ता होगा, 5 मीटर दौड़ता होगा 1 सेकंड में, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मतलब 7.2 किलोमीटर पर आवर। कोई 8 किलोमीटर दौड़ता होगा, 10 किलोमीटर दौड़ता होगा। तो ये एक एवरेज लिया गया है, ये मतलब किसी का मतलब है नहीं, डिफिनिट नहीं, एकदम 100% करेक्ट नहीं है, एक एवरेज है। तो एवरेज और मतलब 100% डिफिनिट नहीं होता है, ये मतलब नजदीक उसके होता है, एवरेज लिया जाता है सबका मतलब जोड़ जाड़ के। तो ये कोई डिफिनिट स्पीड नहीं होगा, या फिर एवरेज किसी भी चीज का डिफिनिट नहीं होता है, वो इंडिफिनिट टाइप का होता है। तो लाइट इन वैक्यूम यही है, यही सब चीजें बर्ड्स का दिया है, चीता का दिया है, फास्ट कार, साउंड इन एयर 344 मीटर, लाइट इन वैक्यूम, ये सब है, ये सब दिया है। तो ये सब आपको मतलब जानने के लिए दिया है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सब ऐसे ही समझने के लिए दिया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के अकॉर्डिंग दे दिया गया कि मन लगे रहे बच्चा का, यही चीज है और यही सब है। तो ये हमें एवरेज स्पीड हमें यही पढ़ा, मतलब एवरेज स्पीड हमें यही बताता है कि वो मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब जो डिफिनिट टाइम इंटरवल दिया गया है उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और उसमें अगर वो एवरेज स्पीड हम किसी भी टाइम पे उठा के उसका देख सकते हैं और बता सकते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एक टाइम इंटरवल होना चाहिए उसके लिए, हर एक टाइम इंटरवल पे उसका एवरेज स्पीड अलग अलग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है,
हो सकता है कहीं मान लीजिए कोई टाइम इंटरवल स्पीड, मान लीजिए खाली रोड मिल गया, वो हाईवे पे जा रहा हो तो उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली हो, स्पीड बढ़ा लेंगे तो वहां पे एवरेज स्पीड उसका ज्यादा आ जाएगा। तो वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइम इंटरवल ले रहे हैं। तो हर एक टाइम इंटरवल के लिए हर एक ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड अलग अलग हो सकता है। यही था एवरेज स्पीड की कहानी।